वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, जहां खुफिया जानकारी के अनुसार आईएसआई से जुड़े समूह गैर स्थानीय लोगों, सीआईडी कर्मियों और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हमला करने की योजना बना रहे हैं, खासकर श्रीनगर और गांदरबल जिले में। 22 अप्रैल की शाम बांडीपुरा का एक स्थानीय आतंकवादी हारिश पर्रे उर्फ हमजा एक ओवरग्राउंड वर्कर यानी ओजीडब्ल्यू के साथ क्रीरी से पट्टन रेलवे ट्रैक की ओर जाते हुए देखा गया। वो छोटे हथियारों से लैस था और इनकी योजना सुरक्षा बलों पर हमला करने या अन्य किसी गतिविधियों को अंजाम देने की हो सकती है। 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए हमले के बाद कई एजेंसियों से मिली जानकारी से पता चला है कि कश्मीर में उत्तर, मध्य और दक्षिण हिस्सों में आतंकी संगठन सक्रिय हैं और वो सुरक्षा बलों और गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर नए हमले की योजना बना रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंटेल है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में है, क्योंकि घाटी में रेलवे कर्मचारी ज्यादातर गैर स्थानीय लोग हैं और रेलवे संपत्ति और कर्मचारियों को खतरा हो सकता है। ये भी देखा गया है कि रेलवे सुरक्षा कर्मी अक्सर कैंप से बाहर जाकर स्थानीय इलाकों और बाजारों में जाते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसे कम करना जरूरी है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो जिस तरह से एक और बड़े हमले का इनपुट मिला है, इससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी अभी शांत होने वाले नहीं है और श्रीनगर और गांदरबल जिले में एक बड़ी योजना को अंजाम देने की फिराक में है। साथ ही जो रेलवे कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गौरतलब है कि चुनाव ब्रिज और कटरा से श्रीनगर तक जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन का भी बहुत जल्द उद्घाटन होने वाला है और ये आतंकवादियों की बौखलाहट है कि आतंकवादी एक और बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। अप्रैल को हुआ, उसके बाद एक बार फिर से आईएसआई इस फिराक पे हैं कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में जो आउटसाइडर्स या यूँ कहें कि जो नॉन लोकल्स हैं उनको टारगेट करने की साजिश की जा रही है। न सिर्फ उनको बल्कि जो पर्सनल है, जो सिक्योरिटी पर्सनल है, सीआईडी ऑफिसर्स हैं और कश्मीरी पंडित जो वहाँ पर अभी रह रहे हैं उनको टारगेट करने की साजिश रची जा रही है। इस तरह का अलर्ट हमारे पास एजेंसी के जरिए आ रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कश्मीर को रेस्ट ऑफ द कंट्री से जोड़ने के लिए जो ट्रेन की बात की जा रही है, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, जिससे कश्मीर जो है वो ग्लोबल मैप पे आ जाएगा, डेवलपमेंट से और तेज़ी वहाँ पर होगी, डेवलपमेंट और तेज़ी से वहाँ पे होगा। लेकिन उसको भी एक बार फिर निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। इस तरह के अलर्ट सामने आ रहे हैं एजेंसीज के हवाले से। इसमें कहा गया है कि जो रेलवे स्टाफ कश्मीर में अभी मौजूद है वो अधिकतर नॉन लोकल्स हैं, तो ऐसे में उनको एहतियात बरतनी चाहिए। उनको टारगेट किया जा सकता है, ना सिर्फ उनको बल्कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया जा सकता है। ये बड़े इनपुट सामने आ रहे हैं हमले के ठीक 3-4 दिनों के बाद में, जहाँ पर माना यह जा रहा है कि जो एजेंसीज हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए इन पे, और जो एक्टिविटी इनकी बताई जा रही है जो टेरर आउटफिट्स की, वो नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ कश्मीर में बताई जा रही है कि ये वहाँ पर उनकी गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। तो ऐसे में टारगेटेड किलिंग्स जो हैं एक बार फिर से कश्मीर में इस तरह की साजिश रची जा सकती है। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा गया है कि वो तुरंत इस पर कार्रवाई करें, अलर्ट रहें और हर वो मुमकिन कदम उठाए जिससे इस तरह की घटनाओं को होने से रोका जा सके। शैलेंद्र, आप खुद भी जम्मू कश्मीर से आते हैं और पहलगाम में इस तरीके से घटना जब सामने आई है, ऐसे में अगर आम कश्मीरी के सेंटीमेंट की बात करें तो आपको ग्राउंड पर क्या दिखाई देता है और ये आतंकियों की किस बात को लेकर किस तरह की बौखलाहट है जो एकदम से सामने आई है कि धर्म पूछ कर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी जाए? देखिए अंकिता, सबसे पहले ये समझना होगा कि इस हमले के बाद से पूरा कश्मीर एकजुट हुआ है। हमने कश्मीर के हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव में प्रोटेस्ट देखे हैं और हर किसी का यही कहना है कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, इंसानियत के खिलाफ हुआ है। आज हमने दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखा। तो कहीं ना कहीं जो ये साजिश है पाकिस्तान की तरफ से, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो असेंबली इलेक्शंस हुए वो काफ़ी कामयाब हुए। इससे पहले लोकसभा इलेक्शन पिछले साल हुए थे, वो भी काफ़ी कामयाब हुए थे। तो ये, और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, रेलवे से जोड़ा जा रहा है कश्मीर को रेस्ट ऑफ द कंट्री से, तो ऐसे में ये बात पाकिस्तान की हजम नहीं हो रही है। इसलिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस डेवलपमेंट को, और ये भी एक अहम पहलू है कि लगातार जो टूरिस्ट है वो कश्मीर का रुख कर रहे थे। पिछले साल रिकॉर्ड 2 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए थे। तो ऐसे में इस को कैसे डिरेल किया जाए, यही कोशिश लगातार आईएसआई की रहती है। इसलिए इस तरह की साजिशें रची जाती हैं ताकि डर का माहौल पैदा किया जा सके। लेकिन इस बार हमने खुद देखा है कि कश्मीर के जो तमाम आवाम है, लोग हैं, लाल चौक से लेकर हर गली गली, हर नुक्कड़ तक प्रोटेस्ट हुए हैं उन आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने कश्मीर को इस डर्रे पे लाके खड़ा कर दिया है, जहां पर पूरा देश उनकी मजम्मत कर रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसके बाद हमने ये भी देखा है कि किस तरह से सीसीएस की बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, और इसका खामियाजा ना सिर्फ उन एजेंसीज को बल्कि पूरे पाकिस्तान को भुगतना होगा। अंकिता, शैलेंद्र, जिस तरीके से ये अटैक हुआ है और अटैक के बाद आपको भी याद होगा कि आसिम मुनीर का एक हफ्ते पहले बयान सामने आया था
कि कश्मीर हम लेकर रहेंगे, इसके लिए चाहे जो करना पड़े, और उसके बाद एक पाकिस्तानी नेताओं के इसी तरह से बयान सामने आने लगे। ऐसे में आईएसआई का ये इनपुट और हिंदुस्तान के रिएक्शन को लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है, ये भी हमें बताएं, और आगे क्या होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जनता तो इस बात की उम्मीद कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा बदला लिया जाए। बिल्कुल अंकिता, जैसे कि पीएम मोदी ने कल कहा है कि जो कुछ भी होगा वो उनकी कल्पना से परे होगा, लेकिन क्या होगा यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन ये जरूर है कि पूरा देश मांग कर रहा है कि जो कुछ भी पहलगाम में हुआ है उसका इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो अभी तक फैसले लिए गए हैं वो सिर्फ डिप्लोमेटिक फैसले हैं, जिसमें जैसे आपको पता है 5 पॉइंट्स भारत की तरफ से सामने रखे गए थे। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने के लिए भी कहा जा चुका है, और इसी बीच कल ही सभी विदेश जो यहाँ पे मिशन हैं, जो फॉरेन मिशन हैं, उनके एम्बेसडर्स को भी यहाँ पे ब्रीफ किया गया कि भारत आगे क्या कर सकता है और भारत के साथ अब तक क्या कुछ हुआ है पहलगाम के हवाले से। तो ऐसे में फिलहाल जो प्रेशर है पाकिस्तान पर है, और आज हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को ख्वाजा आसिफ को इस बात को कहना पड़ा कि लश्कर से हमारा कोई संबंध नहीं है, लश्कर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया के पास इस बात के सबूत हैं कि लश्कर आज भी वहाँ पे ऑपरेटिव है, लश्कर के आज भी टेरर कैंप्स जो हैं वो पीओके में चल रहे हैं। तो ऐसे में उनको पब्लिकली आके ये बात बोलनी पड़ी है, एक इंटरव्यू में उन्होंने बात कही है कि लश्कर अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है, लश्कर के जो आतंकी है आज भी खुलेआम पाकिस्तान में रावलपिंडी में घूम रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम आगे की बात करें तो अभी तक फिलहाल भारत ने जो कदम उठाए हैं वो डिप्लोमेटिक कदम है, लेकिन अब मिलिट्री एक्शन कब होता है इसका पूरे देश को इंतजार है। डिप्लोमेटिक कदम ये विद इन 2 कंट्रीज की शैलेंद्र बात हो गई, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स आप काफी लंबे समय से कवर करते रहे हैं। पाकिस्तान वो बदनाम कंट्री है जो कि टेररिज्म के लिए लगभग पूरी दुनिया में जानी जाती है। हिंदुस्तान मिलिट्री लेवल पर क्या करेगा ये तो समय बताएगा, और डिप्लोमेटिक लेवल पर कुछ कदम, महत्वपूर्ण बड़े कदम, ऐसे कदम जिससे कि पाकिस्तानी का हुक्का पानी बंद हो जाए, उठा चुका है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आपको क्या लगता है किस तरह की मांग हिंदुस्तान की ओर से की जा सकती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर? आपको याद होगा अंकिता, इससे पहले 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, हर मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करना है। वो जो किस्सा है वो 2019 का है, और अब हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान वाकई में आइसोलेट हो चुका है हर इंटरनेशनल मंच पर। जहां जहां उसने कश्मीर का मुद्दा उठाया है वहां पे उसको सपोर्ट नहीं मिला है। अगर हम करंट अटैक की बात करें तो कल ही जैसे मैंने आपको बताया कि एमईए की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से सभी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, G20 कंट्रीज हैं, उनको ब्रीफ किया गया है पहलगाम हमले को लेकर, और ऐसे में भारत किस तरह से आगे बढ़ सकता है इस बात का अंदेशा उनको दे दिया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि अभी तक जितने भी देश हैं दुनिया में, उन्होंने सबने पहलगाम में हुए हमले की निंदा की है और भारत के साथ समर्थन जताया है। इसमें पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें तमाम सार्क कंट्रीज है। पाकिस्तान ने भी हालांकि इसको लेके कंडेम किया था, लेकिन जो उल्टा चोर है वो तो उल्टा इस पर बचने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल मंच पर ये मैसेज दे सके कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीसीएस की बैठक में ये साफ हो चुका है कि इस हमले का सीधा कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से है, जिसके बाद अब भारत ने जो भी कदम उठाए हैं वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उठाए। शैलेंद्र, अटारी वाघा बॉर्डर पर सुबह से ही काफी हलचल देखी जा रही है। अगर हिंदुस्तान ने कहा कि जो पाकिस्तान लोग हैं उनका वीजा रद्द किया जाए, तो पाकिस्तान में भी आनन फानन में ऐसी ही घोषणा कर दी। और क्या इसको, एक हिंदी में कहावत है, क्या ये माने कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ ऐसा पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये होगा कि गृहमंत्री अमित शाह की ओर से तमाम सीएम की एक मीटिंग बुलाई गई है, और इस बात को लेकर शायद कुछ आदेश या कोई मंत्रणा या कोई मंथन किया जा सकता है कि जो पाकिस्तान से आए लोग हैं उनके वीजे को लेकर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। दोनों पॉइंट्स पे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंकिता, पहले तो ये कि 24 घंटे बीत चुके हैं एमईए के उस ऑर्डर को जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पे जिनके पास इंडियन वीज़ा है उनका वीज़ा जो है वो इमीडिएटली रद्द किया जाता है, यानी कि उनको भारत छोड़ने के लिए 27 अप्रैल तक का टाइम उनको दिया गया है। और जो मेडिकल वीज़ा पर भारत इलाज कराने के लिए आए हैं उनके पास 29 अप्रैल तक का टाइम है। तो ऐसे में सभी पाकिस्तानियों को कहा गया है कि वो देश छोड़ के वापस चले जाएं। तो हमारे पास जो जानकारी है, वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए 27 पाकिस्तानी लौट चुके हैं कल शाम तक अपने देश, और वहीं भारतीयों से भी कहा गया है कि वो ना तो पाकिस्तान जाएं और जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं वो भी वापस अपने देश लौटाएं। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 130 भारतीय कल शाम तक वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए वापस हिंदुस्तान आ चुके। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि जो
टेंशन हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का आपने जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से आज ये कहा है कि अपने अपने राज्यों में जहां पर पाकिस्तानी नेशनल्स मौजूद हैं उनसे कहा जाए कि वो देश छोड़कर तुरंत वहां से चले जाएं। थोड़ा वक्त अभी हालांकि इसमें बचा हुआ है, 27 और 29 अप्रैल का नॉर्मल और मेडिकल वीजा के लिए इसमें थोड़ा अभी वक्त लग सकता है। अपना पहला सवाल अगर आप दोहरा पाएंगी तो मैं उसको आपको ठीक से उसका जवाब दे पाऊंगा। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह के फैसले हिंदुस्तान की ओर से पाकिस्तान को लेकर लिए जा रहे थे, जैसे कि पाकिस्तानियों का वीजे को रद्द कर देना और उन्हें इस बात का अल्टीमेटम देना कि इतने इतने घंटे में आप छोड़कर पाकिस्तान वापस चले जाएं, कुछ ऐसा ही करता हुआ पाकिस्तान भी नजर आ रहा है इस वक्त। तो क्या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल हो रहा है क्या? जी, आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए, इसमें अहम बात यह है कि जो भारत ने कदम उठाया उसके पीछे कारण था। उसके पीछे कारण ये था कि जिस तरह से हमले को अंजाम दिया गया, सिविलियंस को टारगेट किया गया और ये मैसेज उस वक्त दिया गया जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति उस वक्त हिंदुस्तान में थे, तो टाइमिंग ऐसी चुनी गई और कई लोगों को, मासूम लोगों को इसमें मौत के घाट उतारा गया। तो इसके बाद भारत ने रिएक्ट किया, लेकिन उसके बाद जो काउंटर स्टेप्स पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए वो सिर्फ ऐसे कदम हैं जो लगभग वही कदम है जो भारत ने उठाए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने जो दो अहम कदम उठाए हैं, जिसमें एक जो वाघाटारी बॉर्डर उनकी तरफ से बंद करने की उन्होंने बात की और दूसरा ये कि उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानते हैं, लेकिन इसका ज्यादा खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना होगा, जहां पे उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ ट्रेड बंद करेंगे वाया थर्ड कंट्रीज। यानी कि अब तक क्या हो रहा था कि सीधे तौर पर बायलैटरल ट्रेड नहीं हो रहा था, थर्ड कंट्री के जरिए, यानी कि अगर भारतीय सामान खरीदना हो तो उसके लिए दुबई जाना पड़ेगा, उस पर भी पाकिस्तान ने रोक लगा दी। यानी कि इसका खामियाजा पाकिस्तान को इसलिए भुगतना होगा क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति सबको पता है। पाकिस्तान के ये जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, इससे पहले जो प्रधानमंत्री इमरान खान थे, उन्होंने खुद कहा है कि मुझे भीख का कटोरा लेके दूसरे देशों में भीख मांगने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे में जो भारत से शैलेंद्र, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोकेंगे, लेकिन एसपी वैद्य, पूर्व डीजीपी कश्मीर, कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। Places, good that we had success in Bandipur. Other areas also, we have to go all out, and anybody helping the J&K police and the army and paramilitary forces in these operations should be rewarded, and those helping the terrorists should be punished with strictest possible laws. I think we must go all out against all those terrorists who are operating within the LOC and IB.